Welcome students. This is the lecture number 4 of electrostatics. आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे और थोड़ा सा हम दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है उससे रिलेटेड एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई अगर पॉइंट चार्ज दे दिया जाए तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या ग्राफ बनेगा। तो हमें एक चीज़ पता थी कि E इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, वो कुछ इस तरीके से बना था। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था। तो इस तरह यहाँ पर एक चार्ज मान लेते हैं, तो इस चार्ज के जितना क्लोज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा और जैसे ही चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। अब अगर इसकी जगह सपोज आपको दे दिया जाए कि एक की जगह दो पॉइंट चार्जेस हैं, इस तरीके से एक पॉइंट चार्ज ये यहाँ रखा हुआ है और एक पॉइंट चार्ज इस जगह पर रखा हुआ है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, मतलब ग्राफ किस तरह से अगर हमें ड्रॉ करना हो तो ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ का मतलब कि ये दोनों पॉइंट चार्ज अगर दिए हुए हैं तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी करेगा। तो मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है। दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है, मैं यहाँ पर Q1 और Q2 को दोनों को पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। ये भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। हमें एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि दो पॉइंट चार्ज अगर दे दिए जाएँ, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अगर हैं या दो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो उनके बीच में कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो सबसे पहले हमें वो सारे पॉइंट आइडेंटिफाई करने होंगे ग्राफ बनाने के लिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो सबसे पहले दो पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे किसी भी टाइप का चार्ज हो ज़ीरो होगा, वो होता है इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होगा, चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे किसी भी वैल्यू का है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है नल पॉइंट पर, और नल पॉइंट या तो मिड पर हो सकता है या बाहर हो सकता है। तो अगर दोनों सेम टाइप की नेचर रखते हैं तो मिड पॉइंट जो नल पॉइंट होगा वो बीच में कहीं आएगा, एग्जैक्ट मिड में नहीं। एग्जैक्ट मिड में तो तब आएगा जब दोनों की वैल्यू एक जैसी है, दोनों चार्जेस की वैल्यू एक जैसी है। और बाहर तब आएगा जब दोनों की नेचर अलग अलग है, एक की नेचर पॉजिटिव है एक की नेचर नेगेटिव है। और किस तरफ आएगा, जो छोटा वाला चार्ज होता है उसकी साइड जो है नल पॉइंट बनता है। इतना हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसके साथ साथ दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए। दूसरी, एक तो ये नल पॉइंट मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ये तो पता होना ही चाहिए। सेकंड बात हमें यहाँ पर ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के जस्ट पास में, मतलब इसके सराउंडिंग बहुत क्लोजेस्ट, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो, आर इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पर जैसे ये इसके जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी है, तो चाहे चार्ज कोई सा भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव, उसके जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अब वो पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी हो सकती है और नेगेटिव में। पॉजिटिव में मतलब ऊपर भी इन्फिनिटी जा सकती है, ऊपर जैसे ये यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर जा रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव में है। अगर यही ग्राफ नीचे बनता तो ये नेगेटिव में इन्फिनिटी हो जाता। तो पॉजिटिव में इन्फिनिटी होगा या नेगेटिव में इन्फिनिटी होगा, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन जो होती है इसको हम पॉजिटिव लेंगे और इस वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस की आती है। तो सबसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, अब ये नेचर दोनों की पॉजिटिव है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके लिए भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसके लिए भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये हमें बना लेना है। नेगेटिव होता तो इनवर्ड वाले एरो बनते और यहाँ पर आउटवर्ड, यहाँ पर भी। अब क्या करना है, हमें एक चीज़ पता है कि जो पास वाले पॉइंट्स होते हैं, देखो ये जो पॉइंट्स होंगे, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक तो इसके इस इलेक्ट्रिक चार्ज के जस्ट इस तरफ और एक जस्ट इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और एक इस तरफ और इस तरफ। तो जस्ट दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी इन्फिनिटी। अब या तो इन्फिनिटी यहाँ से शुरू होगा या नेगेटिव से शुरू होगा। तो कैसे पता करते हैं, देखो
इस पॉइंट के लिए बनाना है तो ये एरो कौन से डायरेक्शन में, ये एरो है पॉजिटिव, मतलब इस तरफ जो एरो होगा वो पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी से शुरू होगा। और इस वाले एरो के अकॉर्डिंग ये एरो नेगेटिव है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस जगह से शुरू होगा। नीचे वाला नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। सिमिलरली यहाँ पर ये एरो नेगेटिव में है तो इसका नेगेटिव से शुरू होगा, और ये एरो पॉजिटिव में है तो इसके लिए ये पॉजिटिव में शुरू होगा। ये चीज़ हमें पता लग चुकी है। अब इसके बाद ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक सेम टाइप के हैं क्योंकि हमने लिया हुआ है, तो एक पॉइंट और बीच में आएगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। अगर सिर्फ ये देखो, अगर सिर्फ ये चार्ज होता तो ये यहाँ से शुरू होता और ये यहाँ पर, और इसकी वजह से फिर ये ग्राफ इधर नीचे चलाएगा, तो ये बीच में जो शेप होगी इसी तरह की कोई शेप यहाँ पर हमेशा बनेगी। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से शुरू होगा नीचे की तरफ, यहाँ पर मैक्सिमम में जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इस तरफ, फिर 0 पर कट किया क्योंकि इस जगह पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है नीचे, और फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है इन्फिनिटी पर, और जैसे जैसे यहाँ पर है इन्फिनिटी और इधर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से शुरू करेंगे और इधर इन्फिनिटी तक जाना है तो इन्फिनिटी पर 0 होता है, टच नहीं करवाना होता है, लेकिन हमें इस तरह से कुछ इसको ड्रॉ करना होता है। तो ये हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफ यहाँ पर ये बन गया, वेरिएशन का ग्राफ बन गया। अब अगर इसको थोड़ा और इजी वे में समझे तो अगर तुमने ये बीच वाला पोर्शन ड्रॉ कर लिया तो बाकी पोर्शन हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते, देखो यहाँ पर यहाँ इन्फिनिटी था, यहाँ इन्फिनिटी था, इसको मैच करते हुए इन दोनों पॉइंट्स को हमेशा मिलाना है हमें, ये और ये वाले पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर ये वाली लाइन इस तरीके से है तो इसके जस्ट इस साइड लाइन अपोजिटली ऐसे बनेगी, मतलब अगर एक लाइन ऐसे बन रही है तो दूसरी लाइन ऐसे बननी चाहिए, मतलब इसके यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन है ना, तो इसकी चार्ज के एक साइड लाइन अगर इस तरह से है तो दूसरी साइड इस साइड बनेगी, अगर किसी जगह ऐसे बनी हुई तो दूसरी साइड इस तरह बनेगी। तो अब देखो यहाँ पर ये इस तरह की शेप बन रही है तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड इसकी अपोजिट ऑर्डर की शेप बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। एक और ग्राफ लेते हैं, इस क्वेश्चन के लिए बनाना है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनेगा इनवर्ड वाला, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड वाला बनेगा। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, तो नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो एक पॉइंट ये नेगेटिव वाला, इधर भी एक कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ नेगेटिव फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इन्फिनिटीज पर। पहले यहाँ की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके जस्ट पास में, चार्जेस के जस्ट पास हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होता है। अब इधर इस साइड ये वाला जो एरो है वो नेगेटिव के डायरेक्शन में बना हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से शुरू होगा, और इसके इस साइड पॉजिटिव में बना हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये वाली डायरेक्शन कहाँ बनी हुई है, लेफ्ट इस तरफ बनी हुई है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव रहेगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली जो डायरेक्शन बनी हुई है ये नेगेटिव साइड बनी हुई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। अब बीच वाले पॉइंट्स आपको मिल गए तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दो, ये लिया और इस तरीके से, ठीक। अब अगला पॉइंट जो है इसको यहाँ से देखो, ये इस तरह से बन रहा है तो ये ग्राफ ऐसे ही बनना चाहिए, तो यहाँ से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक चला जाएगा। हम इसको इन्फिनिटी तक क्यों लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाना है। इसी तरह से इसका ये है तो ये यहाँ से शुरू होके ये ग्राफ कुछ इस तरह से ही बनेगा। तो यहाँ पर ये जस्ट अपोजिट तरह के ग्राफ्स यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ हो गए। तो बेसिकली आपको अगर बीच वाला पोर्शन पता लग जाता है, ये वाला जो पॉइंट हम बना रहे हैं हमेशा इन्फिनिटी पर ग्राफ इसी तरीके से टच आगे बढ़ता जाएगा। जब भी ग्राफ आगे बढ़ेगा इस तरफ तो ये हमेशा इस तरह से जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा। इसको नीचे मत लेके चला जाना, ये बस इसके साथ पैरेलली चलता है, यहाँ से भी पैरेलली चलेगा। अब ये ऊपर से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा या यहाँ से शुरू होगा, यही चीज़ इस एरो से पता चलती है, ठीक है। तो आगे भी देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर डाइपोल मोमेंटम पर आते, डाइपोल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आते हैं।
देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि एक नल पॉइंट जो बीच में नहीं होगा, बाहर होगा। बाहर किस तरफ? जो छोटा चार्ज है उस साइड। तो छोटा चार्ज है यहाँ पर क्यू, तो इधर कहीं पर नल पॉइंट होगा, यानी कि इधर कहीं पर। जहाँ पर भी नल पॉइंट होता है वहाँ पर जो ये लाइन्स हम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वो कट करेगा ही करेगा। अब अगर बात करें इन पॉइंट्स की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। इसके अकॉर्डिंग डॉट्स बना लेते हैं। तो ये इस तरफ है, तो ये वाली डायरेक्शन ऑब्वियस ही बात है हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ से शुरू होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली डायरेक्शन जो है ये भी पॉजिटिव है, तो ये यहाँ से शुरू होना चाहिए। ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो ये इस तरफ से शुरू होना चाहिए। ये नेगेटिव है तो ये भी यहाँ से शुरू होना चाहिए। अब समझने वाली बात ये है कि ये पॉइंट इसके बीच में, इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाना है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हमें बीच में मिलाना है तो इसको बीच में कट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो सिंपली इसको इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो ये लोअर पॉइंट है ना, ये ज़्यादातर बड़े चार्ज के ज़्यादा क्लोजर, जो छोटा चार्ज है उसके ज़्यादा क्लोज होगा, बड़े चार्ज से ज़्यादा दूर होगा। इतना बन गया। अब यहाँ पर एक चीज़, इस साइड वाला जो पोर्शन है इसको भी इस तरीके से यहाँ बना देना है। अब बात आती है कि यहाँ से, तो ये इस तरह बना हुआ है, तो ये वाला भी ऐसे घूम के हुए, यहाँ से घूमते हुए ऐसे जाना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसलिए इस पॉइंट को कट करते हुए जाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट था, इसको मैंने कट किया, अब वापस हमें नीचे जाना है, तो ये इस तरीके से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो एक छोटी सी चीज़ जो ये हमेशा ध्यान रखनी है हमें, कि अगर नल पॉइंट बाहर आता है तो जिस तरफ नल पॉइंट बाहर आ रहा है उस तरफ कुछ ऐसी शेप निकल कर आ जाएगी। ये एक बस छोटा सा डिफरेंस है, बाकी सारे जो चार्जेस के लिए ग्राफ्स है वो ऐसे। तो अगर जब भी आपको ध्यान रखना है तो आप ऐसे ध्यान रखना कि अगर नल पॉइंट बाहर आ रहा है तो बीच में शेप ये इस तरह की होगी, या तो ऐसी बनेगी या नीचे की साइड बनेगी। ठीक है, अगर ऐसी बन रही है तो दूसरी साइड ऐसे बननी चाहिए, और एक साइड ये ऐसे, और बाहर है तो थोड़ा सा कट करके वापस नीचे लेकर आ जाओ। ठीक है, और इसकी जगह अगर मान लीजिए कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो क्या होगा? अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वापस ये वाली लाइंस बनाओ, इसके अकॉर्डिंग ये वाली अंदर वाली ड्रॉ करनी है, ये अंदर वाली ड्रॉ करनी है। नल पॉइंट अंदर आ गया तो ये इधर है, तो इसका जस्ट अपोजिट चेहरे वाला, इसका ये वाला पोर्शन जो है इस साइड, अगर ये कनकेव वाला कन्वेक्स वाली साइड इधर है तो कन्वेक्स के सामने कन्वेक्स वाली साइड ही होनी चाहिए। तो ये इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा, है ना। सेम सिचुएशन फर्स्ट क्वेश्चन में होगी। यहाँ से ये बना तो इस साइड कन्वेक्स है, तो इधर कैसे बनाओगे? ये वाली साइड भी कन्वेक्स को कन्वेक्स वाली साइड देखनी चाहिए, और इधर ये है तो इसकी कन्वेक्स को ये कन्वेक्स वाली साइड देखनी चाहिए। तो इस तरह से अगर कभी आ जाता है तो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसको समझते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। हमने चार्ज के बारे में पता है, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए, जैसे एक यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज और एक नेगेटिव क्यू चार्ज, अगर ये हमेशा एक कॉम्बिनेशन बना रहे, पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव चार्ज बना रहे और दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस हमेशा बनी रहे, इसको हम 2a बोल सकते हैं या r भी बोल सकते हो, कुछ भी। ये 2a लेने का एक रीज़न है, आप इसकी जगह कोई और डिस्टेंस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को हम, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट फिक्स एट सेम डिस्टेंस। अगर इसको उठा के हम कहीं और भी ले जाएंगे तो भी इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी। ये किसी न किसी मटेरियल के अंदर हो सकते हैं, किसी चीज़ के अंदर हो सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल के अंदर बने सकते हैं। ठीक है ना, तो किसी न किसी ये मॉलिक्यूल और किसी ऐसी चीज़ के अंदर हो सकते हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ
कंबाइन है एक जगह पर एक दूसरे की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर रखे, उठा के कहीं और रखा जा सकता है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। यही चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जर्स की को जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं। अब इसमें एक जो टर्म डिफाइन करते हैं वो होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली हम इसको डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, सिर्फ वैल्यू अगर मैं इसकी डिफाइन करूं तो होगी चार्ज, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इसमें से हमें पॉजिटिव चार्ज लेना है, जो ये चार्ज होना चाहिए ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अमाउंट दोनों का एक जैसा है, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा P इक्वल्स टू 2A इंटू क्यू। तो ये हमारे पास डाइपोल, तो ये बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट जो होगी इसकी, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो चार्ज यूनिट हो जाएगी कूलम इंटू मीटर। डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो डायमेंशन यहाँ पर, अब P से कई सारी चीज़ों को लिखा जा सकता है, लेकिन P की यहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट लिख रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन, तो चार्ज की डायमेंशन होती है AT और लेंथ की डायमेंशन होती है L। तो ये यहाँ पर ATL जो है यहाँ पर इसकी डायमेंशन निकल के लिख सकते हैं, यहाँ LAT भी हम लिख सकते हैं, तुम्हें उससे ज़्यादा याद रहेगा LAT से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायमेंशन ये। अब बात आती है डायरेक्शन की, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर कोई दिया गया है तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं। ये तो वैल्यू हो गई, तो ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कुछ डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है उसके बारे में हम बात करें, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है और दोनों के बीच की ये डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही हमेशा कंसिडर की जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो इस तरह से हम एरो बना के उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, छोटे वाले नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर ये दोनों के बीच के डिस्टेंस काफ़ी कम है तो उसको फिर हम स्मॉल डाइपोल भी बोल सकते हैं, काफ़ी स्मॉल, और प्रैक्टिकली स्मॉल डाइपोल ही एग्जिस्ट करता है। अगर मॉलिक्यूल्स वगैरह के बीच की हम बात करें तो वो स्मॉल डाइपोल ही होंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस काफ़ी कम होती है। और जो हम यहाँ पर फॉर्मूले जो यूज़ करेंगे और जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाता है वो भी स्मॉल डाइपोल के लिए ही दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल अगर लूँ यहाँ पर डाइपोल से रिलेटेड छोटे बोर्ड, तो जैसे मान लो H और Cl है, तो H प्लस और Cl माइनस, इनके बीच में कुछ बॉन्डिंग होती कुछ बीच में, तो ये एक तरह से डाइपोल की तरह काम कर रहा है। इनके बीच में डिस्टेंस चेंज तो होगी नहीं, जो भी बॉन्ड हो वो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पता होगा, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हमें बस एक छोटा सा एग्जांपल की फॉर्म में अगर हम देखें तो बेसिकली ये यहाँ पर H, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका डाइपोल मोमेंट इस वाली डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कई डाइपोल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके डाइपोल मोमेंट देख सकते हैं। चलो तो अब देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट की अगर कैलकुलेशन जैसे हमें देखनी हो तो कैसे होगी। सपोज हमारे पास दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, माइनस का 10 माइक्रोकूलम, और इसके बीच की जो दूसरी डिस्टेंस है ये है प्लस 10 माइक्रोकूलम, ये डिस्टेंस दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम। तो इस डाइपोल, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं बस, तो डायरेक्शन हमें पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। तो क्या होगा, चार्ज, तो चार्ज ले लिया मैंने 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10⁻⁻6, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10। ये ए नोट कहीं पर भी लिखा हुआ हो, इसका मतलब 10⁻⁻10 होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 10 इंटू 10⁻16, तो P का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा -15 कूलम इंटू मीटर। तो ये
इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हो गया उसकी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई। इसी तरीके से और भी वैल्यू हम देख सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल वगैरह दे दिया जाए या किसी और तरीके से वैल्यू दी जाए तो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे ये तो यहाँ पर एक और तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पर ये इस तरीके से गिवन है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये चार्ज सपोज Q है, ये माइनस Q है, ये Q है, इनके बीच के डिस्टेंस अगर R दी हुई है और इनिशियली हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है ये डाइपोल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर रखा हुआ है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, चार्ज पॉजिटिव इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस, तो Q इंटू R। अब ये डाइपोल अगर मान लो मुझे इसको x और y डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना हो, सपोज ये डायरेक्शन x है और ये डायरेक्शन y है, तो ये वाली डायरेक्शन अगर x है और इसकी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन y है, तो ये p जो है डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर है ये ना तो x डायरेक्शन में ना y डायरेक्शन में, तो उसके लिए कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो एक कंपोनेंट तो x की डायरेक्शन में आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर, तो इसको ऐसे बन सकता हूँ मैं, एक ये p दिया हुआ है, इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर, ये एंगल थीटा है तो ये बनेगा p cos थीटा और दूसरा बनेगा p sin थीटा। तो ये दो अलग अलग कंपोनेंट हो जाएंगे। तो x डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट कितना बन गया, p cos थीटा, और y डायरेक्शन में डाइपोल कितना बन गया, p sin थीटा। तो p cos थीटा और p sin थीटा यहाँ पर दो डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हम ये अलग अलग कर सकते हैं। तो ये तो एक डाइपोल था। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ डाइपोल्स आ जाए तो कॉम्बिनेशन किस तरह से निकालेंगे वो भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो डाइपोल दिए हुए हैं, अब हमें टोटल डाइपोल मोमेंट निकालना है। एक सिस्टम है उसके अंदर दो डाइपोल दिए हुए हैं, टोटल डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो एक डाइपोल ये हो गया, एक डाइपोल ये हो गया। इसका डाइपोल मोमेंट अगर पी नेट हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट हो गया तो इसके लिए नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में एक डाइपोल ये बन जाएगा P1 बोल देते हैं, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक डाइपोल ये बन जाएगा P2। अब रिजल्टेंट दोनों डाइपोल एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर आ रहे हैं। दोनों डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो आ रहे हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर आ रहे हैं। तो अगर मैं P1 की वैल्यू लिखता हूँ तो P1 की वैल्यू होगी Q इंटू R, और P2 की वैल्यू भी कितनी होगी, Q इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस R, तो Q इंटू R। तो 90 डिग्री पर जब है तो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो P1 जो होगा यहाँ पर QR स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, और ये यहाँ पर हमारे पास वैल्यू। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये √2QR यहाँ पर बनेगा, तो इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होएगा वो कितना हो जाएगा, √2QR। तो √2QR इस तरीके से हम, अगर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कई सारे डाइपोल्स का और टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर कुछ चार्ज दिए हुए हैं। यहाँ पॉजिटिव Q चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव Q चार्ज है और यहाँ -2Q चार्ज है। अब इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट निकालिए, तो इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि यहाँ पर हमें डाइपोल दिखना भी तो चाहिए, और डाइपोल होता है एक पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। लेकिन अगर Q पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर एक -Q पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए था। इसी तरह से यहाँ पर एक प्लस का Q चार्ज है तो एक माइनस का Q चार्ज भी होना चाहिए था। लेकिन इस ट्राइंगल में कहीं पर भी -Q नहीं लिखा हुआ है, बस प्लस का 2Q लिखा हुआ है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें हम कैसे कॉम्बिनेशन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को, जो ये माइनस का 2Q लिखा हुआ है, इसको तुम -Q एंड -Q दो पार्ट्स में लिख दो इस तरीके से। तो एक तो Q यहाँ पर हो गया और एक Q जो है अगर हम बात करें इस तरीके से, और ये यहाँ पर, तो एक Q यहाँ पर हो गया। तो एक -Q और एक ये +Q। तो एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरह में आ गया,
P1 और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस वाली डायरेक्शन में यहाँ पर आ गया। मतलब अगर हमें बस ये चेक करना है कि अगर जो कॉम्बिनेशन चार्जेस जो तुम्हें दिए हुए हैं अगर उनका टोटल चार्ज अगर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल निकल सकता है। जैसे ये Q ये Q 2Q, तो प्लस का 2Q और माइनस का 2Q दोनों मिलकर जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर जो -Q और Q दिया हुआ है, यहाँ पर भी -Q और Q दिया है, तो -2Q को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -Q और -Q। अब ये दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गए और इनके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। अब इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। P1 की जो वैल्यू है, तो P1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, Q इंटू ए, और जो P2 है इसकी भी वैल्यू है Q इंटू ए। Q इंटू ए और Q इंटू ए ये दोनों वैल्यूज दी हुई है। अब यहाँ पर क्योंकि दो वेक्टर्स हैं इनके बीच का एंगल 60 डिग्री दिया है, तो रिजल्टेंट अगर मैं लिखूंगा तो रिजल्टेंट हमारे पास होना चाहिए P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और cos 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है। तो P नेट जो दिया हुआ है, तो P1 का स्क्वायर तो ये बन जाएगा QA का स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर प्लस 2QA और 1/2। तो ये इस तरीके से जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास √3QA निकल कर आएगा। आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करके देखना, ये आपका काम है, ठीक है ना। इसको थोड़ा और सॉल्व करके देखना, मैंने यहाँ तक बना दिया, तो इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो √3QA निकल कर आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हम बता सकते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर किस पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं डाइपोल की वजह से। अब एक्सिस पर निकालेंगे। एक्सिस मतलब नेगेटिव Q और Q को मिलाने वाली ये एक एक्सिस हो जाएगी, है ना, इलेक्ट्रिक जो डाइपोल की डायरेक्शन में। इस पर किसी एक पॉइंट पर, तो यहाँ से मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये यहाँ पर एक पॉइंट मैं A कंसीडर कर रहा हूँ। इस A पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब ये A पॉइंट जो है, बेसिकली हम यहाँ पर 2A क्यों लिया उसका रीज़न आपको समझ में आएगा। तो ये A पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है वो हमें देखना है। तो ये इस A पॉइंट के डिस्टेंस को हम डाइपोल के मिड से निकालते हैं। तो डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वहाँ से सपोज ये डिस्टेंस है R डिस्टेंस दी हुई है। R डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो ये R डिस्टेंस है, तो इट मीन्स ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी A मिड, तो और ये यहाँ से यहाँ तक की भी A डिस्टेंस। अब बात ये आती है कि नेगेटिव जो यहाँ पर पॉजिटिव Q है, पॉजिटिव Q से A के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R और ये वाली डिस्टेंस है A, तो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी R माइनस A। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस से R और ये डिस्टेंस है A, तो ये ओवरऑल जो डिस्टेंस बन रही है ये बनेगी R प्लस A। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये R प्लस A यहाँ पर बन सकती है। अब हमें A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब कैसे निकालना है ये ध्यान से सुनना। हमने सारी डिस्टेंसेस वगैरह निकाल लिए। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर अब कैसे निकालते हैं, हमें एक छोटा सा तरीका पता है कि पॉजिटिव चार्ज रख लो। तो इस पॉजिटिव Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर हो जाएगा इस वाले डायरेक्शन में। इसको मैं बोल देता हूँ E प्लस। प्लस लिखाने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए इस डायरेक्शन में अपोजिट, तो इसको मैंने E माइनस बोल दिया। अब ये दोनों अपोजिट हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर A पर निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, तो ये होगा E प्लस माइनस E माइनस, ये E प्लस और E माइनस जो सफिक्स में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि दोनों अपोजिट है। E प्लस बड़ा इसलिए होगा क्योंकि ये कम डिस्टेंस पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी कम डिस्टेंस पर होता है, किसी भी R की वैल्यू अगर कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने वाला है।
तो ए पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो कितना हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप डायरेक्शन डिसाइड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड कर चुके होते हैं या डायरेक्शन बना चुके होते हैं, उसके बाद जब आप कैलकुलेशन में वैल्यू पुट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें ई की सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पुट करना होता है। तो ई का मैग्नीट्यूड, तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए। अब माइनस इसके साथ वैल्यू जब पुट करेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी डायरेक्शन डिसाइड कर चुके हैं। तो ये बनेगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो के क्यू अगर बाहर आता है तो ये आपके पास बचेगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। एक चीज़ जो हमें पता है कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट हो जाएगा q इंटू 2a, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये हम इसको यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी। इसको आगे सॉल्व करोगे जब, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास बनेगा के क्यू और ये यहाँ पर r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। ठीक, जब इसको पूरा ओपन करते हैं तो यहाँ पर ऊपर जो बचेगा वो बच जाएगा हमारे पास 4ar और नीचे अब यहाँ पर ये चीज़ बच जाती है। इसको कंबाइन करके लिखूँ तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दोनों का होल स्क्वायर कॉमन आके तो r माइनस ए और r प्लस ए मिलकर बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया ई एक्सेस। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। अब एक छोटी सी चीज़ जो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो ये बनेगा के 2q a इंटू आर और 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। अब ये 2qa जो आ रहा है ये फ्रॉम 1 जो है मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इसको लिख सकते हैं ई एक्सेस 2k, ये p हो जाएगा और ये r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की स्क्वायर। अब ये बेसिकली एक जनरलाइज फॉर्म हो गई किसी भी डाइपोल के लिए, लेकिन अगर हमें शॉर्ट डाइपोल की बात करनी है और ज़्यादातर शॉर्ट डाइपोल ही आते हैं, तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है, ऐसे डाइपोल जिनके लिए ए की डिस्टेंस कम हो काफ़ी आर के रेस्पेक्ट में, उनको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। तो हम ये इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट डाइपोल के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखता हूँ फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट डाइपोल की अगर हम बात करें तो शॉर्ट डाइपोल जो रहता है, तो शॉर्ट डाइपोल के केस में यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है ए के कंपैरेटिवली। तो इस इक्वेशन को थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो हम ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर ही लिख सकते हैं। तो ई एक्सेस जो होगा यहाँ पर, तो वो सिचुएशन हमारे पास बन जाएगी 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया किसी शॉर्ट डाइपोल की वजह से, एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2kp डिवाइडेड बाई आई आर क्यूब, 2kp आर क्यूब। ये डायरेक्शन की अगर बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन होती हैं वो होगी अलोंग डाइपोल मोमेंट, अलोंग पी, जो डाइपोल मोमेंट है उसके, मतलब अगर एक पॉजिटिव ये इस तरह से दिया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कोई पॉइंट दिया हुआ है एक्सेस पर, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका डाइपोल तो ऐसे बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ए पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो इसकी वैल्यू तो ये होगी, लेकिन इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये आ जाएगी। मतलब जिस डायरेक्शन में पी है
जिस डायरेक्शन में P है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब चाहे ये पॉइंट यहाँ हो, अगर मान लो इसकी जगह कोई पॉइंट यहाँ है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही रहने वाली है। ठीक है, वैल्यू हम ये निकाल सकते हैं, R क्या है, R यहाँ से बीच से ये वाली डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एक्सिस पर 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यहाँ पर ये हो जाएगी। इसको अगर आप वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो ये वेक्टर की टर्म्स में भी आ जाएगा। आर डिस्टेंस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये आर डायरेक्शन है, आर के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको अगर वेक्टर की टर्म्स में हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब और आर कैप। जब भी हम कैप वेक्टर लगाते हैं, यूनिट वेक्टर, ये कैप जहाँ पे भी लगाते हैं वो होता है यूनिट वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए होता है, अगर मान लो मुझे एक्स डायरेक्शन में चाहिए तो मैं या तो एक्स कैप लिख सकता हूँ, या एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम आई कैप लिख सकते हैं। तो आर डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर हो गया वो आर कैप हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाता है। अब एक और इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं जो कि किसके अलोंग हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटर पर कोई पॉइंट अगर दिया है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस 2 है, तो मैंने मिड पॉइंट से ए और ए इधर लिख दिया। इसके इक्वेटर का मतलब क्या होता है, इसको दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर पर आर डिस्टेंस पर एक ए पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो सबसे पहली बात, पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इसको मैं E1 बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नीचे वाले डायरेक्शन में आ जाएगा E2। ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव, मतलब अब ऐसा क्यों बनाया, पॉजिटिव की वजह से तो रिपल होता है, आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड साइड होती है। ठीक है, अब अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होना चाहिए। एज यूजुअल ये ट्राइंगल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम पहले यहाँ E1 और E2 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो E1 की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड में लिखना चाह रहा हूँ, तो E1 की जो वैल्यू होगी, तो ये जो डिस्टेंस है ये होगी K Q। E1 ये वाले डिस्टेंस की हमें बात करनी है, इस डिस्टेंस की। तो ये डिस्टेंस, एक राइट ट्राइंगल बन रहा है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये होगी यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से E2 जो होगी, तो E2 कितना हो जाएगा, E2 ये वाली जो डिस्टेंस होगी E2, तो E2 निकालने के लिए ये डिस्टेंस काम आएगी, तो ये भी वही R और A, तो कितना हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये E2 यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास इस तरीके से बनने वाला है। तो E1 और E2 हमें पता लग गया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है तो रिजल्टेंट निकालना है। अब मैं यहाँ रिजल्टेंट वैसे अलग अलग तरीके से निकाल सकता हूँ, है ना, लेकिन थोड़ा यहाँ कंपोनेंट लेके रिजल्टेंट निकालते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पर ये E1 वेक्टर है, तो अगर इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हॉरिजॉन्टल इसके पैरेलल डायरेक्शन में मैं एक इस तरीके से ऐसे बना लेता हूँ। तो ये एंगल थीटा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो एंगल है वो भी थीटा ही आएगा। तो ये एंगल थीटा है, तो एक मैंने हॉरिजॉन्टली इस तरह से एक एंगल बनाया, तो ये यहाँ पर एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना बनने वाला है, अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये वाला एंगल भी यहाँ पर कितना होने वाला है, थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये और ये दोनों एंगल एक जैसे होंगे। अब E1 का अगर मैं कंपोनेंट लेता हूँ तो एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ। तो E1 ये वाला कंपोनेंट बनेगा E1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो बनेगा ये बनेगा E1 sin थीटा। इसी तरीके से E2 का एक और कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये बनेगा E2 cos थीटा, और E2 का जो दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा ये वाला, ये बनेगा E2 sin थीटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देता हूँ। ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहा होगा कि ये है यहाँ पर और ये इस तरफ, ये E1, ये यहाँ पर E2, एक ये E1 का ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, तो ये E2
साइन थीटा, और ये ऊपर वाला E1 साइन थीटा, ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखो क्या होगा, E1 और E2 की वैल्यू तो एक जैसी है, तो ये और ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिजल्टेंट जो आएगा, तो ई नेट जो आने वाला है वो बेसिकली कितना आने वाला है, 2E कॉस थीटा। अब ये 2E कॉस थीटा तुम्हें पता है कि ये इसके अलोंग आ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग आ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग आ रहा है मतलब ये P के पैरेलल आ गया, मतलब इस A वाली एंगल के पैरेलल डायरेक्शन में आ गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है, तो ई नेट की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो ये बनेगा 2E। ई की वैल्यू इनमें से कुछ एक लिख लो, क्योंकि E1 और E2 दोनों ही इक्वल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर, क्योंकि E1 इक्वल्स टू E2 दिया है और इसको हमने E मान रखा है, तो E की वैल्यू हो जाएगी KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और cos थीटा। अब इसमें से कोई एक राइट ट्राइंगल देखो, इस राइट ट्राइंगल में से cos थीटा कैसे निकाला जाता है। cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ये वाला हो जाएगा A और हाइपोटेनियस हो जाएगी ये वैल्यू, तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो A नेट जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2KQA डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 2। ठीक, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ऊपर दिख रहा होगा KQ 2QA, तो 2QA को मिलाकर हम P लिख सकते हैं, तो ये इक्वेटर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, E इक्वेटर, तो ये बन जाएगा KP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर शॉर्ट डाइपोल अगर मैं निकालना चाहूँ तो फॉर शॉर्ट डाइपोल का मतलब हमें पता ही है इसे कि R की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए A के कंपैरेटिवली। सो यहाँ पर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, R स्क्वायर। तो इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, KP डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो KP डिवाइडेड बाई यहाँ की जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास आ जाएगी R। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, cos थीटा जो मैंने लिखा है ये यहाँ पर आएगा अंडर रूट, तो ये बन जाएगा 3/2। माय बैड, माय मिस्टेक। यहाँ पर cos को लिखना था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस यहाँ अंडर रूट आ जाएगी, तो ये दोनों पावर, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये पावर यहाँ पर पावर है 1 और यहाँ पर 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पावर 3/2 और इसको भी कर देते हैं 3/2। तो यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा R स्क्वायर की पावर 3/2, तो जब सोल्व करते हैं तो ये बनता है KPR क्यूब। तो इसका मतलब इक्वेटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, KPR क्यूब। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो देखो समझो डायरेक्शन कैसे, ये है छोटा सा डाइपोल, ये नेगेटिव पार्ट है इसका और ये पॉजिटिव पार्ट है, ये है इसका इक्वेटर, ये इसका इक्वेटर है। तो इस इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन तो इस तरफ होती है, तो इसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पैरेलल जरूर होगा P के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, इसी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें पता चल गई, इक्वेटर पर कितनी होती है, KPR क्यूब। ठीक है, एक्सेस पर तो होती है 2KPR क्यूब और इक्वेटर पर होती है KPR क्यूब। तो यहाँ पर ये R डिस्टेंस पर, तो डायरेक्शन जो है वो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बेसिकली अपोजिट टू P। और अगर मैं इसको वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो ये वेक्टर की टर्म्स में हो जाएगा KP डिवाइडेड बाई R क्यूब और R वेक्टर, लेकिन माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये P इधर है, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर, P वेक्टर यहाँ पर होगा, तो ये P के अपोजिट वाली डायरेक्शन में यहाँ पर ये बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ R क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि R परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, और P के अपोजिट है, तो इसलिए P का यूनिट वेक्टर यूज़ कर लिया। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे पॉइंट्स पर हमारे पास निकल गया। एक तो हमारे पास पता चला किसमें, एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया एक डाइपोल की वजह से, और एक हमें जो इक्वेटर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया डाइपोल की वजह से। ठीक है,
अब एक और पॉइंट ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो कोई पॉइंट ऐसा आ जाए जो ना तो इक्वेटर पर है ना नहीं एक्सिस पर है, उन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है, तो फिर उसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं उसको भी समझते हैं। बहुत आसान सा है, अगर आपको कंपोनेंट्स लेना आते हैं तो आप बहुत इजीली उसको कर सकते हो। देखते हैं उसको कैसे करते हैं। देखिए, तो ये डाइपोल दिया हुआ है, इसका डाइपोल मोमेंट मैं बना देता हूँ कि ये यहाँ पर पी डाइपोल मोमेंट है। इसके मिड से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, जो कि आर डिस्टेंस पर है, और एंगल कितना है थीटा। अगर ये पॉइंट एक्सिस पर होता तो एंगल हो जाता 0, इक्वेटर पर होता तो 90 डिग्री। अब इसमें क्वेश्चन को ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, बहुत आसान सा तरीका है। हम क्या करेंगे, ये जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दो कंपोनेंट्स कर लेंगे। एक कंपोनेंट इस आर के अलोंग करेंगे और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर करेंगे। तो इसके अलोंग अगर मैं एक कंपोनेंट लेता हूँ, इसको मैं P1 बोल देता हूँ, और इसके परपेंडिकुलर एक और कंपोनेंट लेता हूँ, इसको मैं P2 बोल देता हूँ। तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि P1 हो जाएगा P cos थीटा, और P2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा P sin थीटा। अब समझने वाली बात यह है, ध्यान से समझना, ये P1 और P2 cos, P1 ले लिया और एक P2 ले लिया। क्या किया मैंने, जो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था उसके कंपोनेंट ले लिए, एक तो R डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब P1 को देखो, अब इस P को मत देखो, अब सिर्फ P1 को देखो। तो ये देखो कि P1, ये जो A पॉइंट है ये P1 के रेस्पेक्ट में कहाँ है। इस P1, मान लो कि कोई डाइपोल ऐसे रखा है, इस तरीके से रखा है, तो इस डाइपोल के रेस्पेक्ट में, इस P1 डाइपोल के रेस्पेक्ट में ये A, भले ही P1 किसी का पार्ट है लेकिन P1 को एक डाइपोल मान लो, और P1 डाइपोल के रेस्पेक्ट में A पॉइंट कहाँ पर है, एक्सिस पर। तो P1 के की वजह से A पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम बोल देंगे E1। और P2 के रेस्पेक्ट में, अब देखो कि P2 के रेस्पेक्ट में अगर ये P1 नहीं होता तो P2 के रेस्पेक्ट में ये A पॉइंट होता है इक्वेटर पर, है ना। अब इस E1 को मत देखना, सिर्फ तुम ये देखो कि ये A पॉइंट जो है ये P2 के रेस्पेक्ट में कहाँ है, इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर है तो कहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कितना बनेगा, E2। तो ये E1 और ये कितना बनने वाला है, E2। ये E1 पॉइंट हो जाएगा और ये E2 पॉइंट हो जाएगा। ठीक, ये दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर ही होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दिए। तो E1 और E2 की वैल्यू लिख लेते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। E1 कैसे लिखा, P1 के रेस्पेक्ट में ये A पॉइंट एक्सिस पर आ रहा था, तो E1 इस तरह से, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होता है। और P2 के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट जो है ये इक्वेटर पर है, तो इक्वेटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब P1 की वैल्यू लिख लूँ मैं अगर, तो P1 की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर हमने लिखी हुई है, तो अगर हम E1 की वैल्यू लिखें तो E1 बेसिकली एक्सिस वाला है, और एक्सिस की वजह से होता है 2, एक्सिस पर फॉर्मूला होता है 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो 2kP1 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 2kP cos थीटा आर क्यूब, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड जो हम लेते हैं E2 कितना हो जाएगा, E2 है इक्वेटर वाला, तो KP P2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, मतलब KP sin थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, E नेट कितना होगा A पॉइंट पर। तो दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर है, तो क्या बन जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अंडर रूट, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास बनेगा 2kP cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब का स्क्वायर प्लस KP sin थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो E नेट जो हमारे पास निकल कर आएगा, ये E नेट हमारे पास कुछ इस तरीके का निकल कर आएगा। KP आर क्यूब तो बाहर आ गया, अंदर जो बचेगा ये बचेगा cos 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा KP आर क्यूब अंडर रूट
ये यहाँ पर इस 4 cos थीटा में से एक cos थीटा साइन को दे देते हैं तो ये बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर साइन थीटा, तो ये 1। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कितना आ गया, KP r³ आ गया। अभी किस डायरेक्शन में होगा उसको देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि इधर से कहीं पर ये इधर किसी डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन को मैं ले लेता हूँ फाई, ये फाई डायरेक्शन है, ये थीटा डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना बन रहा होगा, थीटा ही बन रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना एंगल बना रहा है, थीटा प्लस फाई एंगल बना रहा है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं इसको। अब अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ तो एक्चुअली हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो था, ये E1 था, ये E2 था, ये E नेट था इधर कहीं पर बीच में, ये हमने लिया था फाई और ये इसके साथ यहाँ पर था थीटा। तो बेसिकली ई नेट की अगर हम लिखें तो एंगल जो होगा वो बनेगा tan फाई। ये फाई एंगल निकालना है तो हम tan फाई, तो ये जब दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं और तीसरा इस तरह से अगर कभी दिया हुआ हो, थोड़ा सा देख लेते हैं, मान लो ये A है, ये B है और ये बीच में R दिया है, ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा जब हम लिखते हैं तो ये जो है ये बेस की तरह काम करता है, ये है परपेंडिकुलर की तरह काम करता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ B डिवाइडेड बाई A। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये E1 जो है ये बेस की तरह काम कर रहा होगा, E2 परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा होगा, तो इसको लिख दूंगा मैं E2 डिवाइडेड बाई E1। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, E2 डिवाइडेड बाई E1, यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। तो हमारे पास ये छोटी सी चीज़ निकल कर आ गई। अब ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, बेसिकली tan फाई की वैल्यू निकल कर आ गई। अब अगर E एंगल ऑफ E नेट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल अगर हमें बात करनी हो तो ये कितना बन जाएगा, थीटा प्लस फाई। थीटा प्लस फाई टोटल नेट जो हो जाएगा एंगल वो कितना बन जाएगा, थीटा प्लस फाई। थीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, फाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से पता लग जाएगी, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। मान लो फाई की वैल्यू आई 30 डिग्री और थीटा की वैल्यू हुई 30 डिग्री, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास ओवरऑल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा बस हमें यही ध्यान रखना है कि किस तरह से एंगल्स निकलेंगे। अब इसमें आपको ये पूरा फॉर्मूला याद नहीं रखना है जो कि है KP r³। देखो कौन सा फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें आपको ये पूरा फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉइंट ऐसा आ जाए जो ना एक्सिस पर है ना इक्वेटर पर है, तो वहाँ पर आपको डाइपोल के दो कंपोनेंट कर लेने हैं, एक हो जाएगा P cos थीटा और एक हो जाएगा P sin थीटा। तो एक के रेस्पेक्टिव में जो पॉइंट होगा वो इक्वेटर पर आएगा, इस तरह से बना लो। अब E1 E2 की न्यूमेरिकल वैल्यू निकलने के बाद फिर इसको हम आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स पर देखे, एक तो हो गया इक्वेटर पर, एक हो गया एक्सिस पर, एक हो गया मिड कहीं बीच में। तो एक्सिस पर था 2KP r³ और P की डायरेक्शन में, इक्वेटर पर था KP डिवाइडेड बाई r³ P के अपोजिट डायरेक्शन में, और जो एंगल किसी एंगल पर दिया हुआ है तो वो डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में, तो उसमें हम दो कंपोनेंट करके वैल्यूज निकालते हैं। तो अब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक डाइपोल दिया हुआ है, डाइपोल से 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट A दिया हुआ है, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी चाहिए इस सिचुएशन में। तो अगर हम P की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, तो P की वैल्यू आ जाएगी चार्ज, तो चार्ज है 10 माइक्रो कूलम इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10। तो P की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10⁻15, और ये सारा सब कुछ SI में ही चल रहा है, तो एक ये वैल्यू आ गई। अब एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर दिया जाता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से जो हम लिखते हैं वो होता है 2KP डिवाइडेड बाई r³। तो 2KP डिवाइडेड बाई, तो 2K यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹, P की वैल्यू 10⁻⁻15 और R की जो वैल्यू है वो है डिस्टेंस, तो ये 5 का क्यूब।
थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई ए जो ए पॉइंट पर निकल कर आएगा वो आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻⁶, 9 और 6, तो ये डिवाइडेड बाई ये 125। तो इस तरीके से अब इसको पूरा सॉल्व कर लेना, तो ये हमारे पास न्यूटन पर कूलम इसकी वैल्यू निकल कर यहाँ पर आ जाती है। तो इसी तरह से इक्वेटर पर भी निकालना हो तो इक्वेटर पर भी आराम से निकाल सकते हैं। अब नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे ये नहीं पूछेगा, इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, उसमें वो ज़्यादातर डायरेक्शन से रिलेटेड चीज़ें पूछता है, या डायरेक्शन से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें डायरेक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज होता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी आएगी। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि P, तो ये दो डाइपोल है, एक हॉरिजॉन्टल डाइपोल दिया हुआ है और एक वर्टिकल डाइपोल दिया हुआ है। इससे R डिस्टेंस A पॉइंट पर एक A पॉइंट दिया हुआ है, इससे भी R डिस्टेंस पर, इससे भी R डिस्टेंस पर। इस A पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तो दोनों की वजह से इंडिविजुअली देखेंगे, जैसे चार्ज पार्टिकल्स की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते थे। तो इस फर्स्ट वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ए पॉइंट इस हॉरिजॉन्टल फर्स्ट वाले डाइपोल के रेस्पेक्ट में एक्सिस पर है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ऐसे आ जाएगा। और सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में ये ए पॉइंट जो है इक्वेटर पर है, तो सेकंड की डाइपोल के रेस्पेक्ट में ए पॉइंट इक्वेटर पर, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिटली डाउनवर्ड होगा, पैरेलल, क्योंकि इक्वेटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस तरह से डायरेक्शन काम आई। अब बात करते हैं E1 E2, तो नेट इलेक्ट्रिक, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपस में 90 डिग्री के एंगल पर। तो E1 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो E1 तो आया था एक्सेस की वजह से, ब्रैकेट में चाहो तो पहले लिख लेना एक्सेस, और ये यहाँ पर था इक्वेटर। तो एक्सेस वाला जो आएगा वो आएगा K, एक्सेस वाला जो होता है वो कितना होता है 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और इक्वेटर वाला जो है वो होता है kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो होगा, ई नेट जो आएगा वो ई नेट कितना बनेगा यहाँ पर, तो ई नेट जो यहाँ पर बनने वाले हैं तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2kp आर क्यूब का स्क्वायर प्लस kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब का स्क्वायर अंडर रूट। इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आएगी kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब अंडर रूट 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और ये 1, तो ये 5। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस तरीके से, तो इसकी जो वैल्यू आई वो हो गई kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब और अंडर रूट 5। तो इस तरीके से ये ऐसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर, तो इस पूरे लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात करी। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं वो देखेंगे और अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे।